Good evening, everyone. I hope my screen is visible to all of you. Is it visible? Yes, Yes, sir. Okay. yes, sir. So in last Yes, sir. class हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात किया था कि लिंग्विस्टिक्स क्या है. सिर्फ लिंग्विस्टिक्स का एक इंट्रोडक्शन किया था और लिंग्विस्टिक्स क्या है इसी को शुरू करने के लिए हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं. जिस पॉइंट पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था उसी पॉइंट से हम शुरू कर सकते हैं. वो ये है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉल्ड लिंगुआ. ओके, लिंगुआ मीन्स टंग and sticks, you know, that is knowledge or science. So it is science of lingua or the knowledge of lingua or understanding language. And because we are talking about the human language, so it is understanding human language. So etymologically, if you see, it is scientific study of human language. But does it mean that it is the study of one human language? No, it is not the study of one human language. It is the study of human languages. तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर खास बात यह है कि ये एक लैंग्वेज की बात नहीं करती. जैसे कि जो आपका इंटरनेशनल फोनेटिक सिस्टम है, राइट, जिसमें हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, वो किसी एक लैंग्वेज की बात नहीं करता, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात करता है. या अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, जहाँ पर हम ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को मिनिमाइज करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वो किसी एक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करता बल्कि सारी ही लैंग्वेजेस को करता है और कभी कभी उनको आपस में कंपेयर भी करता है. तो लिंग्विस्टिक्स इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस, नॉट ह्यूमन लैंग्वेज. ये ध्यान देने वाली बात है. और इस तरीके से देखा जाए तो आपका लिंग्विस्टिक्स एक साइंस है. हाउएवर लिंग्विस्टिक्स का जो नेचर है इस पर हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि नेचर वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. इज दैट ओके? सो आई टोल्ड यू कि लिंग्विस्टिक्स Yes. क्या है. लास्ट क्लास में मैंने आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में बताया था, फर्डिनेंड डी सशोर के बारे में बताया था, ऑस्टिन के बारे में और चॉम्स्की के बारे में. इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. फिलोलॉजी लिंग्विस्टिक्स का पहले नाम था और फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स में डिफरेंस क्या है ये भी मैं बात कर चुका हूँ. सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक स्टडीज़ क्या हैं, थ्योरेटिकल वर्सेस अप्लाइड क्या है, और माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और माइक्रो लिंग्विस्टिक्स ये हम बात कर चुके हैं. मेजर ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स मैंने आपको नाम बताए थे. अब हम इसके बारे में डिटेल में बात आगे करेंगे. बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है. तो शुरुआत में आपके फर्डिनेंड डी सशोर की हम बात करेंगे और ये स्विस लिंग्विस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड के लिंग्विस्टिक्स थे और सेमियोटिशियन भी थे, राइट. लिंग्विस्ट एंड सेमियोटिशियन. सेमियोटिशियन कौन होता है? जो सेमियोटिक्स की स्टडी करता है. सेमियोटिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे. वैसे सेमियोटिक्स को एक इंडिपेंडेंट ब्रांच भी माना जा सकता है. सेमियोटिक्स में स्टडी क्या किया जाता है? साइंस एंड सिंबल्स एंड देयर यूज़ और इंटरप्रिटेशन. साइंस एंड सिंबल्स को स्टडी किया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ये सारा काम सेमियोटिशियन करता है. तो इनको हम फादर ऑफ 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स कहते हैं और क्योंकि हम बेसिकली 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स पे ही फोकस करने वाले हैं इसलिए सशोर हमारे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. एक और फिगर है जिनका नाम चार्ल्स सैंडर्स पियर्स है और इनको और सशोर, इन दोनों को मिला करके फादर ऑफ सेमियोटिक्स कहा जाता है. तो मतलब फादर ऑफ 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स की बात की जाएगी तो आपके फर्डिनेंड डी सशोर अकेले आ जाएंगे. फादर ऑफ सेमियोटिक्स की बात की जाएगी तो दो फादर हो जाएंगे, एक तो सशोर हो जाएंगे, दूसरे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हो जाएंगे. नाउ सशोर के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे ये आप याद रखिएगा कि सशोर जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म जो आपका कॉन्सेप्ट आइडिया है
जो स्ट्रक्चरलिज्म आपका क्रिटिसिज्म में आप पढ़ेंगे, उसमें भी सशोर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है, और लिंग्विस्टिक्स में भी हैं। तो सशोर के जो लैंग्वेज से रिलेटेड मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ आपके लिए। डायक्रॉनी और सिंक्रोनी वाला हम लोग लास्ट क्लास में भी बात कर चुके थे, सशोर का ही कॉन्सेप्ट है। और लॉन्ग एंड पैरोल ये भी सशोर का ही कॉन्सेप्ट है। सिग्निफायर सिग्निफाइड ये भी सशोर का कॉन्सेप्ट है। और एसोसिएटिव एंड सिंटैग्मेटिक रिलेशंस या पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैग्मेटिक रिलेशंस ये भी सशोर का ही है। ये चारों हम अलग अलग पढ़ेंगे, राइट। ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, और ये चारों ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, दोनों ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नेट के एग्ज़ाम में यूनिट नंबर 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर यूपी हायर एजुकेशन it is important in linguistics and also in structuralism. So let's begin with the first one, that is diachrony versus synchrony. Now because I discussed this diachrony versus synchrony in my last class of linguistics as well, you have some idea about this, right? Now diachrony refers to studying a language at two different points of time, relating to different stages of a language. Now if you start understanding the English language, you will see that the language of Chaucer, if you consider language of Chaucer stage 1, language of Shakespeare stage 2, and language of Alexander Pope and John Dryden stage 3, and language of Eliot and stage 4, you will see that in all these stages language English is the same, but there are marked differences between each stage. मतलब कि समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ लैंग्वेज में परिवर्तन होता जाता है। इसे कहते हैं डायक्रॉनी या डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। शेक्सपियर के टाइम की लैंग्वेज को एलियट के टाइम के लैंग्वेज से कंपेयर किया जाए तो डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज हुई, उसे डायक्रॉनी कहा जाएगा। Is that okay? Yes, sir. Now synchrony is studying a language as a complete system at a particular point of time. Now if you study language, English language at the same time, that is in 2022, if you study language, but if you try to study different varieties of English language, for example in United Kingdom, London, you have different variety, and in Washington DC you have a different variety, and in New Delhi you have a different variety of English language. So language is the same, but there are versions of English language, English UK, English US, English India. And when you study language at a given point of time, then such a study is called synchronic study of language, or simply you can call it synchrony. Is that okay? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो ये सशोर का पहला कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। डायक्रॉनी वर्सेस सिंक्रोनी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट point, and as I said, diachrony versus synchrony is the first one. Second one is long versus parole. Now long versus parole is a topic or is an idea on which questions have been asked in many competitive examinations. यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, और जीआईसी वाला एग्ज़ाम में भी जीआईसी लेक्चरर हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन इससे आ गया था, और अक्सर पूछा जाता है। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, और इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे चलकर नोम चॉम्स्की को पढ़ेंगे तो नोम चॉम्स्की के कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस की जो थियरी है उससे भी ये जुड़ा हुआ है। फिलहाल आप उसके बारे में मत सोचिए, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग क्या होता है और पैरोल क्या होता है। जैसे लॉन्ग इज़ अ बिग सिस्टम, आप सिंपल वर्ड्स में समझें, लॉन्ग एक बहुत बड़ा सिस्टम है
और जो पैरोल है उस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, राइट। जो पैरोल है वो एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स एक सिस्टम है, राइट। और मैथमेटिक्स में जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है उनको अलजेब्रा मान लीजिए, मैथमेटिक्स से आप अलजेब्रा को निकाल लीजिए, तो जो अलजेब्रा है वो एक उसका इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन है, तो वो क्या हो गया, वो पैरोल हो गया। एक बड़े सिस्टम को लॉन्ग कहा जाएगा, उस बड़े सिस्टम के एक छोटे से हिस्से को पैरोल कहा जाएगा। सो लॉन्ग इज द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, the system of a language exists in a speech community, in the collectivity। एक स्पीच कम्युनिटी में जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है कलेक्टिवली, इट इज शेयर्ड बाय ऑल द स्पीकर्स ऑफ दैट स्पीच कम्युनिटी। सो मान लीजिए एक स्पीच कम्युनिटी है, न्यू दिल्ली में रहती है, और वो लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हैं और सारे के सारे लोग उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो वो लॉन्ग है। द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज दैट इज एग्जिस्टिंग देयर इज लॉन्ग, बट एन इंडिविजुअल यूज ऑफ द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज पैरोल। दैट इज हाउ डू दे एक्सप्रेस when they have to show anger on something। जब उन लोगों को गुस्सा दिखाना होता है तो वो गुस्सा दिखाने का क्या तरीका होता है उस लैंग्वेज सिस्टम में, उस स्पीच कम्युनिटी में, दैट इज पैरोल, राइट। या प्यार दिखाना होता है तो क्या तरीका होता है, दैट इज पैरोल, राइट। सो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, you can take example of Hindi, and in Hindi the entire language system that is around you, because almost all of you are Hindi speakers, so the entire speech community that is around you, they are speaking almost the same kind of language, so in collectivity that will be considered a long. But when you take one individual example from that becomes a parole. For example, you will say that if somebody has to ask water from someone in the family, how do they ask, right? तो अवधि में कहेंगे एक गिलास पानी मिलेगा, एक गिलास पानी दे दिया, राइट। और क्या मुझे कोई एक गिलास पानी दे सकता है, मुझे एक गिलास पानी दे दो, ये तरीके हैं। तो ये सब क्या है, ये पैरोल हो गया, इंडिविजुअल यूज हो गया, और लॉन्ग वो पूरा सिस्टम हो गया। डू यू गेट दिस? टेल मी यस और नो, क्विक। Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा, 100% आने के चांसेस हैं। Okay, if you don't get this, we will come back to it some other time. Now the third one, I told you diachrony versus synchrony, then I told you long versus parole. Now we are moving to the third one, signifier versus signified. This is also Saussure's major concept, which is important and which may be asked. As you know that Saussure was also a semiotician, and along with Charles Sanders Peirce, he is also considered to be one of the fathers of semiotics. सेमियोटिशियंस क्या करते हैं, वो सिंबल्स को इंटरप्रेट करते हैं, सिंबल्स की मीनिंग को समझने में हेल्प करते हैं, राइट। तो अगर आप लोगों ने फ्राइड को पढ़ा है तो भी आप सिंबल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, और नहीं भी पढ़ा तो आप भी सिंबल्स के बारे में तो सब जानते ही हैं। नाउ Saussure ने कहा कि जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप है वो कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी है। उन्होंने कहा कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है। तो सबसे पहले ये समझना है कि सिग्निफायर क्या होता है, सिग्निफाइड क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है ट्री, TREE, राइट। ये वर्ड है TREE। ये जो TREE है ये सिग्निफायर है, ये जो वर्ड है ये सिग्निफायर है, क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहा है, और जिस चीज़ को ये सिग्निफाई कर रहा है वो सिग्निफाइड है। सिग्निफाइड कौन है, ये पेड़ है, ये पेड़ सिग्निफाइड है, राइट। और जो आपका ये वर्ड है ये सिग्निफायर है। लेकिन हम इस ट्री के लिए ट्री वर्ड यूज़ करते हैं, यानी इस सिग्निफायर के लिए सिग्निफाइड यूज़ करते हैं। क्या इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक है?
क्या इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक है? अगर हम ट्री के लिए No. ट्री के डियर यूज़ करते या यस यूज़ करते, नो यूज़ करते, वाटर यूज़ करते, और अगर सब लोग मान लें कि इसको वाटर कहा जाएगा, तो क्या ये वाटर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। दैट मीन्स कि देयर इज नो साइंटिफिक रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। दैट मीन्स साइन और सिंबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दैट मीन्स कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है वो आपस में आर्बिट्रेरी रूप से जुड़े हुए हैं। दे आर कनेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ कस्टम और बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। क्योंकि कभी किसी ने इसको किसी ट्री कह दिया था, इसलिए आज इसको सब लोग ट्री कहते हैं। इज दैट ओके? क्योंकि कभी किसी ने इसको ट्री कह दिया था, इसलिए आज इसको लोग ट्री कहते हैं। तो सिग्निफायर सिग्निफाइड का रिलेशनशिप इसीलिए है क्योंकि वो ट्रेडिशन से है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है। सिग्निफायर इज द साउंड और अटरेंस विच इज़ रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ जो साउंड है या जो अटरेंस है, जो लिखावट है, वो क्या है? आपका सिग्निफायर है। सिग्निफाइड क्या है? द कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू द साउंड और अटरेंस। जैसे कि पेड़ हो गया, या आप मोबाइल वर्ड यूज कर लीजिए और आपके हाथ में जो मोबाइल है वो ले लीजिए। जो आपके हाथ में मोबाइल है वो सिग्निफाइड है, और जो मोबाइल वर्ड है वो सिग्निफायर है। द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड आर नॉट सेपरेबल। यानी सिग्निफायर सिग्निफाइड को आप अलग नहीं कर सकते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ साइन। ये दोनों मिलकर के ही क्या बनाते हैं? साइन बनाते हैं। द रिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड इज नॉट नेचुरल। ऐसा नहीं है कि भगवान ने इसको मोबाइल नाम देकर भेजा था, ये नाम हमने दिया है। ये जो रिलेशनशिप है ये नेचुरल नहीं है, बट आर्बिट्रेरी। ये क्या है? आर्बिट्रेरी है। दैट इज बस बाई चांस है। राइट? दस लैंग्वेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और यही रीज़न है कि लैंग्वेजेस आपस में अलग अलग होती हैं। अगर सिग्निफायर सिग्निफाइड का रिलेशनशिप नेचुरल होता, आर्बिट्रेरी ना होता, तो हर एक लैंग्वेज में मोबाइल को मोबाइल, मंकी को मंकी, और वाटर को वाटर, और ट्री को ट्री कहा जाता। बट क्योंकि ये रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी है, नेचुरल नहीं है, इसीलिए हर लैंग्वेज में हर एक नाउन का एक अलग नाम है। इज दैट ओके? Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट हुआ कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी है। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था सशोर के 4 कॉन्सेप्ट को लेकर के। डायक्रॉनी और सिंक्रोनी की बात की थी, लॉन्ग पैरोल की बात की थी, सिग्निफायर सिग्निफाइड की बात की थी। लास्ट वाला है पैराडिग्मेटिक सिंटैग्मेटिक। राइट? और उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे क्योंकि वो अलग से चैप्टर है, और वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? इज समबडी आस्किंग अ क्वेश्चन? Yes, sir. I'm fine. Sir, sir, in signified we can give the name of any picture. Suppose picture is there. Concept of picture, it will be considered as a signified. जो वर्ड पिक्चर है ये सिग्निफायर है, और जो एक्चुअल पिक्चर है, हाँ, yes sir, yes sir. जो एक्चुअल पिक्चर है वो सिग्निफाइड है। तो अगर आपके हाथ में एक पिक्चर है तो वो सिग्निफाइड है, और जो वर्ड है पिक्चर, ये जो वर्ड या अटरेंस है, ये आपका सिग्निफायर है। ओके? राइट, थैंक यू फरीन फॉर द क्वेश्चन। नाउ लैंग्वेज एज अ फॉर्म। लैंग्वेज कौन से फॉर्म में होती है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। लैंग्वेज का जो फॉर्म होता है, लैंग्वेज ए फॉर्म शेपिंग बोथ थॉट एंड अटरेंस। वो हमारे थॉट को भी और हमारे अटरेंस दोनों को साइमल्टेनियसली शेप करता है। यानी हम लैंग्वेज में ही सोचते हैं और लैंग्वेज में ही बोलते हैं। ये एक छोटा सा आइडिया है जो हम बाद में कभी डेवलप करेंगे। ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। नाउ बिकॉज हम लोगों ने बात कर लिया कि लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, लिंग्विस्टिक्स का जन्म कहाँ से हुआ। हमने जो फर्स्ट लिंग्विस्ट थे मॉडर्न 20th सेंचुरी में, उनके कुछ आइडियाज़, जो बेसिक आइडियाज़ थे, उनके बारे में बातें कर लिया। तो अब हम बात करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स का नेचर क्या है, यानी लिंग्विस्टिक्स होती क्या है। हमको उसकी थियरी तो पता चल गई, यानी अब हम ये जानने की कोशिश करें कि उसका नेचर है क्या।
नाउ नेचर को डिफाइन करने के लिए अगर, क्योंकि नेचर वर्ड से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर नेचर से क्या कहना चाहते हैं। नेचर का मतलब है द एसेंशियल क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स की एसेंशियल क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो क्या हो सकता है अगर हम गेस करें कि लिंग्विस्टिक्स का नेचर क्या हो सकता है। लिंग्विस्टिक्स कैन बी सिमिलर टू साइंस, can be similar to social science, study of society. Linguistics can be an art and linguistics can be something else. Science क्यों हो सकती है, स्टडी ऑफ सोसाइटी या सोशल साइंस क्यों हो सकती है, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स तो सोसाइटी में ही फंक्शन करती है, वो लैंग्वेज को स्टडी करती है और लैंग्वेज सोसाइटी में पाई जाती है, तो वो क्या हो सकती है, स्टडी ऑफ सोसाइटी भी हो सकती है। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एक आर्ट भी हो सकती है, क्योंकि ये आर्ट ऑफ इलोक्यूशन और लिटरेरी एक्सप्रेशन को भी समझने में हेल्प करती है। बिकॉज लिंग्विस्टिक्स क्लोजली डील्स विद द आर्ट, तो ये आर्ट भी हो सकती है। तो व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, इज इट साइंस और इज इट सोशल साइंस और इज इट आर्ट, इन तीनों में से क्या है। अगर आपका ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही है और तीनों ही नहीं है, बिकॉज इट हैज़ फीचर्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ ऑल ऑफ देम, बट इट डज नॉट हैव qualities, all the qualities of all of them, right? But if you study it more carefully, you will find that it is more close to science. It is more close to science because इसका जो nature है वो scientific study की ओर जाता है। सो लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस क्यों है, लिंग्विस्टिक्स में साइंस की क्या क्वालिटीज़ हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। सो लिंग्विस्टिक्स इज़ कंपेरेटिवली न्यू साइंस, अगर ये साइंस है भी तो एक नया साइंस है, और न्यू एटलीस्ट इन द फॉर्म इट हैज़ टेकन इन रिसेंट ईयर्स। अगर आप, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पाणिनि के टाइम पे तो शायद ये बहुत न्यू ना रहा हो, क्योंकि पाणिनि तो बहुत टाइम पहले थे, 500 BC अष्टाध्यायी जब उन्होंने लिखी थी। तो अगर हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक्स देखेंगे तो वो साइंटिफिक ज़्यादा है, पहले वाला शायद साइंटिफिक उतना ना रहा हो। साइंस है ये हम कैसे जानेंगे, साइंस सीक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यूजुअली हम साइंस में कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चंस का आंसर हम लिंग्विस्टिक्स में ढूंढ रहे हैं, इसलिए लिंग्विस्टिक्स एक साइंस हो सकता है। कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम लिंग्विस्टिक्स में ढूंढते हैं, सॉरी साइंस में ढूंढते हैं। लेट अस सी। नंबर 1, what exactly do we know when we know a language, right? जब हम लैंग्वेज को जानते हैं तो एक्चुअली हम क्या जानते हैं, हम उसके वोकैब को जानते हैं, हम उसके सिंटैक्स को जानते हैं, हम उसके वो किसी इमोशन से कैसे कनेक्ट होती है इसको जानते हैं, ठीक है, उसमें नए वर्ड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं इनको जानते हैं, सिम्बोलिज्म सीमियोटिक्स को जानते हैं। सो व्हाट डू वी नो व्हेन वी नो अ लैंग्वेज, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो लिंग्विस्टिक्स स्टडी करता है, और क्योंकि क्वेश्चन साइंटिफिक है इसलिए लिंग्विस्टिक्स कैन बी अ साइंस। नेक्स्ट, हाउ इज दिस नॉलेज एक्वायर्ड। साइंस में हम ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई नॉलेज अगर आई है तो वो नॉलेज कैसे आई है, हाउ इज दिस नॉलेज एक्वायर्ड एंड हाउ इज सच नॉलेज यूज्ड। और हम ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये नॉलेज आ गई है तो इसका यूज़ कैसे करना है। आप देखिए कंप्लीटली केमिस्ट्री और फिजिक्स में यही क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो लिंग्विस्टिक्स एग्जामिन्स लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल and a social and cultural aspect, and attempts to determine which characteristics are unique to a language and which are universal, found in all the world's languages. How individual languages differ, how and why they change, die, languages की death क्यों होती है, are born, या नई languages पैदा क्यों होती हैं, राइट। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो लिंग्विस्टिक्स इज मोर क्लोज टू साइंस। लाइक ऑल साइंसेज, लिंग्विस्टिक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थियोरेटिकल एज वेल एज अप्लाइड। जैसे फिजिक्स को आप, एक आपकी थियोरी होती है और एक एप्लीकेशन होता है, लिंग्विस्टिक्स का भी एक थियोरी है और एक एप्लीकेशन है, राइट। हम उसके बारे में बात करेंगे। थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स क्या करता है,
थियोरी में हम क्या करते हैं? थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स एग्जामिन्स अ लैंग्वेज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस, दैट इज इट्स फोनोलॉजिकल सिस्टम, आर्टिकुलेशन, परसेप्शन ऑफ साउंड्स, फोनेटिक्स में। नाउ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लिंग्विस्टिक्स को जब हम ट्रेडिशनल या थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में बांट देते हैं, तो हम थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं। थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? फोनेटिक्स हो गया, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। ये सारा का सारा थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है। अब फोनेटिक्स क्या होता है? फोनोलॉजिकल सिस्टम, आर्टिकुलेशन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड्स होता है। ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? वर्ड फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। सिंटैक्स क्या है? फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस को सिंटैक्स कहते हैं। सीमेंटिक्स क्या है? द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशंस, मीनिंग कैसे जनरेट होती है। और प्रैग्मेटिक्स क्या है? लैंग्वेज यूज़, हम लैंग्वेज को किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करते हैं, उसकी स्टडी को प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है। ऑल दीज वी विल स्टडी इन आवर कमिंग क्लासेस। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो मैंने कहा कि लिंग्विस्टिक्स एक साइंस, हाँ साइंस की तरह है, और जैसे हर एक साइंस के दो पहलू होते हैं, एक होता है थियोरेटिकल और एक होता है अप्लाइड। तो थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में हम ये सारी पॉइंट्स स्टडी करते हैं, फोनेटिक्स स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, सिंटैक्स स्टडी करते हैं, सीमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स स्टडी करते हैं। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हम क्या करते हैं? अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हम जब लिंग्विस्टिक्स को कहीं पर अप्लाई करते हैं तो उसको स्टडी करते हैं। So applied linguistics builds on the findings of theoretical linguistics and combining its strengths with those of other sciences। यानी जो अदर साइंसेज हैं उनके साथ जब लिंग्विस्टिक्स जुड़ती है तो उसे कहा जाता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। जब लिंग्विस्टिक्स दूसरे साइंसेज के साथ जुड़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अब ये दूसरे साइंसेज कौन से हैं? साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स बन जाता है। मैथमेटिक्स के साथ लिंग्विस्टिक्स जुड़ती है तो कोई और फॉर्म बन जाता है। सोशियोलॉजिक्स के साथ जुड़ती है तो सोशियोलिंग्विस्टिक्स बन जाता है, एटसेट्रा। पर ये करते क्या हैं? ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स करता क्या है? सीक्स टू एग्जामिन सर्कमस्टेंसेज अंडर विच अ लैंग्वेज इज एक्वायर्ड। ये उन परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश करता है जिनके तहत एक लैंग्वेज बनी है, एंड यूज्ड बाय अ लैंग्वेज कम्युनिटी, और लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा यूज की जा रही है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स प्रपोजेज न्यू मेथड्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स क्या करता है? नए मेथड्स ढूंढता है, एंड अप्रोचेस टू अ लैंग्वेज एंड ऑफर्स सपोर्ट टू द लैंग्वेज कम्युनिटी विद एनी इश्यू और प्रॉब्लम इट मे बी फेसिंग रिलेटिंग टू लैंग्वेज। तो अगर किसी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम फेस की जा रही है तो उसका वो सॉल्यूशन देता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। नाउ लिंग्विस्टिक्स एज ए सोशल साइंस और या एज एन आर्ट हम लोग पहले बात कर चुके हैं और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अब जो हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे थे तो यहाँ देखिए कि कैसे लिंग्विस्टिक्स अलग अलग साइंसेस के साथ मिलकर के अलग अलग रूप ले लेती है। कंप्यूटर साइंस के साथ मिलकर के कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बन जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के ये पार्सिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बन जाती है। साइकोलॉजी के साथ मिलकर के साइको लिंग्विस्टिक्स बन जाती है। जेनेटिक्स के साथ ये मिलकर के ये इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज का पता लगाती है। क्लिनिकल साइंसेस के साथ मिलकर ये स्पीच थेरेपी बन जाती है। मेडिसिन एंड बायोलॉजी के साथ ये न्यूरो लिंग्विस्टिक्स बन जाती है। लॉ के साथ ये फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स बन जाती है। इंग्लिश लिटरेचर के साथ ये TEFL TESL बन जाती है। मॉडर्न लैंग्वेज एंड क्लासिक्स के साथ ये ग्रामर एंड स्टाइलिस्टिक्स बन जाती है। हिस्ट्री के साथ ये हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स बन जाती है। एंथ्रोपोलॉजी के साथ ये थियोरी लिंग्विस्टिक्स फील्ड वर्क के रूप में आगे बढ़ती है। सोशियोलॉजी के साथ ये सोशियोलॉजिकल या सोशियो लिंग्विस्टिक्स बन जाती है। फिलॉसफी के साथ ये फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज बन जाती है और मैथ्स के साथ ये लॉजिक बन जाता है। So you will see that the applied linguistics
is that linguistics is being applied to multiple different sciences, and whenever linguistics interacts with multiple different sciences, it creates different forms of applied linguistics. आ रहा है समझ में? Yes, sir. Okay, good. Now we are going to talk about the branches of linguistics. अब मैंने जो पहली क्लास ली थी उसमें मैं आपको पीछे चल के बताता हूँ. मैंने आपको ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स बताई थी और मैंने कहा था साइकोलिंग्विस्टिक्स, सोशियोलिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजिकल एटसेट्राज, ये सारी ब्रांचेज मैंने आपको बताई थी. अब हम यहाँ जब ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो हम ये बात करने जा रहे हैं कि इन ब्रांचेस को किस आधार पर डिवाइड किया गया है. तो पहला आधार है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, दूसरा है लेवल्स ऑफ एनालिसिस, तीसरा है अप्रोचेस टू जनरल अजम्पशंस, और चौथा है इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स एंड गोल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के आधार पे कैसे हम लिंग्विस्टिक्स को डिवाइड करते हैं ब्रांचेस में. एस्पेक्ट्स में आता क्या है? पहला एस्पेक्ट है हिस्ट्री का एस्पेक्ट, दूसरा है रीजन का, उस एरिया का, क्षेत्र का, तीसरा है उस एरिया के कल्चर का, इतिहास, लोकल एरिया और कल्चर. इन तीनों के आधार पे जब हम लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस बनाते हैं तो पहली ब्रांच आती है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि लैंग्वेज का एक दिए गए समय में क्या रूप है, वो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है. दूसरी ब्रांच आती है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स, यानी लैंग्वेज का अलग अलग समय पर क्या रूप रहा है, वो होती है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स. तीसरी आती है डायलेक्टोलॉजी. डायलेक्टोलॉजी ये है कि एक लैंग्वेज जो अपने मूल रूप में है उसकी कितनी उपभाषाएं, छोटी छोटी भाषाएं प्रचलित हैं. जैसे हिंदी, जिसको स्टैंडर्ड हिंदी कहते हैं, उसका अगर आप देखेंगे तो अवधी है, भोजपुरी है, कुछ लोग ब्रज को भी मानते हैं, ब्रज को कुछ लोग इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी मानते हैं, जैसे मैथिली को इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मानते हैं, कुछ लोग मैथिली को हिंदी की डायलेक्ट मान लेते हैं. तो उसमें थोड़ा बहुत आपस में विद्वानों में मतभेद हो सकता है. एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का पहला मैंने आपको बताया हिस्ट्री, रीजन और सोशियो कल्चरल के आधार पे हम लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस को स्टडी करें. तो अगर हम लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस को नॉलेज ऑफ लैंग्वेज या वर्सेस यूज़ ऑफ लैंग्वेज के आधार पर बांटने की कोशिश करें तो पहला पॉइंट आता है ग्रामेटिकल थियरी का, दूसरा आता है प्रैग्मेटिक थियरी का. अब ये ग्रामेटिकल थियरी क्या है और प्रैग्मेटिक थियरी क्या है? ग्रामेटिकल थियरी तो बहुत आसान है, आपको पता है, आप खुद ग्रामर पढ़ते हैं. थियरीज ऑफ ग्रामर, हर लैंग्वेज में एक कोई ना कोई थियरी होती है ग्रामर की. थियरीज ऑफ कॉम्पिटेंस, मेंटल ग्रामर, आपके दिमाग में ग्रामर होता है, उसको समझने की जो कोशिश करने का है वो ग्रामेटिकल थियरी है. पर प्रैग्मेटिक थियरी थोड़ी अलग है, वो है लैंग्वेज यूज थियरीज ऑफ परफॉर्मेंस. राइट, थियरीज ऑफ परफॉर्मेंस या लैंग्वेज यूज. लैंग्वेज का ग्रामर सबको पता है, बट एक्चुअली वो यूज जिस तरीके से हो रहा है उसको स्टडी करना, वो भी एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स में आपका आ जाता है. तो मैंने आपको बताया एस्पेक्ट्स, हम चार तरीके से लैंग्वेज के ब्रांचेस को बांट सकते हैं. पहला था एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ये मैंने आपको बता दिया. अब हम दूसरे पे चलते हैं, लेवल्स ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस के आधार पे हम लिंग्विस्टिक्स को किन ब्रांचेस में बांट सकते हैं. तो यहाँ पे चार ब्रांचेस हैं. पहला है आपका सिंटैक्स, दूसरा है मॉर्फोलॉजी, तीसरा है फोनोलॉजी और चौथा है सिमेंटिक्स. ये चारों हम डिटेल में पढ़ेंगे. सिंटैक्स क्या है? ये ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस है. तो जब हम लिंग्विस्टिक्स के इस ब्रांच को स्टडी करते हैं तो हम सिंटैक्स उस लैंग्वेज का पढ़ते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का, या हम एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सिंटैक्स को एक साथ रख करके पढ़ने की कोशिश करते हैं. मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी स्टडीज द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग एडमिसिबल वर्ड्स, की किस नियम के तहत नया वर्ड बन सकता है. जैसे मैनेजमेंट लगा करके मैनेजमेंट बन सकता है, ये नियम सही है. लेकिन अगर किसी का नाम सुनीता है तो सुनीता में मेंट लगा करके सुनीता मेंट नहीं बन सकता. यू गेट दिस? यानी जो वर्ब है उसके साथ तो मेंट लग सकता है, लेकिन
नाउन के साथ मेंट नहीं लग सकता। तो ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स जो हैं, ये रूल्स मॉर्फोलॉजी के रूल्स हर लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं। और ये जो एडमिसिबल वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते, इसको स्टडी करने वाली ब्रांच को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? टेल मी यस और नो, क्विक। Yes, sir. Okay, moving ahead. Phonology is the study of the sound system of a given language and the analysis and classification of its phonemes. जैसे मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम होता है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो वर्ड का, सबसे छोटा पार्ट जो वर्ड का होता है, उसी तरीके से फोनोलॉजी में फोनीम होता है, राइट। फोनीम क्या होता है? ये साउंड का सबसे छोटा हिस्सा है जो कि किसी वर्ड में मीनिंग कन्वे करता है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल इन आवर कमिंग लेक्चर्स। बट फोनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो साउंड सिस्टम के आधार पे लैंग्वेज को स्टडी करने की कोशिश करती है। और सीमेंटिक्स क्या है? वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज मीनिंग है। किसी लैंग्वेज में मीनिंग कैसे बनती है, कैसे जनरेट होती है, क्या क्या उसके नियम हैं, उनको स्टडी करने का जो तरीका है वो सीमेंटिक्स है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स में एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेवल्स के हिसाब से। अब हमारा आता है तीसरा वाला, अप्रोचेस टू जनरल अजम्पशंस। हम अप्रोचेस के आधार पर कैसे समझ सकते हैं? तो अप्रोचेस के आधार पर एक लिंग्विस्टिक्स का है ट्रेडिशनल ग्रामर, एक है स्ट्रक्चरलिज्म जो हम लिटरेरी थियरी में पढ़ते हैं, जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स नोम चॉम्स्की वाली, और कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। ये हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल इनका नाम जानना काफ़ी है। और आखिर में आता है इंटरडिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस को बांटें तो, यानी लिंग्विस्टिक्स जब अन्य साइंसेस से मिलती है तब वो जो नई ब्रांचेस बनाती है उनके बारे में। तो आपका उसमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स हो गया, साइको लिंग्विस्टिक्स हो गया, सोशियो लिंग्विस्टिक्स हो गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक फिलोसफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स हो गया। वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल एज एन व्हेन इट मे बी रिक्वायर्ड। बट ये तो समझ में आ ही रहा है कि न्यूरॉन्स के साथ मिला तो न्यूरो लिंग्विस्टिक हो गया, है ना। जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल है कि द स्टडी ऑफ न्यूरल मैकेनिज्म्स in the human brain that control the comprehension, production and acquisition of knowledge। तो जो न्यूरल मैकेनिज्म है इंसान के दिमाग में, उनको स्टडी करने वाली जो लिंग्विस्टिक्स है वो क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है? द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। लैंग्वेज और कल्चर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी। सो मैंने आपको लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस बता दी, राइट। इसमें एक प्रैग्मेटिक्स है, ये हमने बात किया है पहले ही, तो वी विल जस्ट स्किप इट हियर। एंड सेमियोटिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, फोनेटिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, सो वी विल लीव इट। हम इसको डिटेल में वैसे भी आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो फिर हम इस पर क्यों टाइम लगाएं। अब हम बात करेंगे कि अभी तक जो हमारे मेजर लिंग्विस्ट हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहले जो लिंग्विस्ट हुए हैं वो हैं पाणिनि, जिनकी अष्टाध्यायी के बारे में हमने बात किया था। 4th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी BC के बीच में कभी हुए थे। इनका एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है। संस्कृत ग्रामर इन्होंने बनाया था, सबसे पहला ग्रामर संस्कृत ग्रामर ही था। और इन्होंने 3959 रूल्स संस्कृत मॉर्फोलॉजी के बनाए थे। 3959 नियम बताए थे संस्कृत में वर्ड्स कैसे बन सकते हैं, राइट। अष्टाध्यायी में इन्होंने सिंटैक्स को भी स्टडी किया है, सीमेंटिक्स को स्टडी भी किया है और ग्रामर को भी स्टडी किया है। तो इसलिए पाणिनि की जो बुक है फर्स्ट बुक ऑफ लिंग्विस्टिक्स कही जा सकती है। पाणिनि का वर्क कम्प्लीटली ग्रामेटिकल है, लेक्सिकोग्राफिक है, यानी वर्ड्स वोकैब के बारे में है, जियोग्राफिकल इन्फ्रेंसेस के बारे में है, राइट। और आप अगर इंडियन नहीं हैं तो फिर आप हो सकता है पाणिनि को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना चाहें, तो आप बोल सकते हैं कि वो लिंग्विस्टिक्स नहीं था, सिर्फ ग्रामर था। वो डिपेंड करता है आपके एस्पेक्ट के ऊपर, आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर कि आप क्या रखना चाहते हैं। बट ही कैन बी कंसिडर्ड अ लिंग्विस्ट। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो बुक है वो टेक्स मटेरियल लेक्सिकल लिस्ट फ्रॉम
two books. One is Dhatupatha and Ganapatha. धातुपथ और गणपथ नाम की दो किताबें हैं जहाँ से पाणिनि अपने वर्ड्स को लेते हैं एज इनपुट एंड डिस्क्राइब्स एल्गोरिदम्स टू बी अप्लाइड टू देम, और वो बताते हैं वो नियम, वो एल्गोरिदम जिनकी सहायता से नए वर्ड बनाए जा सकते हैं। अप्लाइड टू देम फॉर द जनरेशन ऑफ वेल फॉर्म्ड वर्ड्स, कि कौन से वर्ड्स सही हैं और कौन से वर्ड्स गलत हैं। वर्ड्स तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन वो वर्ड्स सही होंगे या गलत होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? वो एल्गोरिदम डिसाइड करेगा जो पाणिनि की किताब में लिखा गया है। या अगर आप इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, या इंग्लिश का ग्रामर डिसाइड करेगा। इट इज़ हाईली सिस्टमेटाइज्ड एंड टेक्निकल, इनहेरेंट इन इट्स अप्रोच आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फनीम। तो अगर आप पाणिनि की अष्टाध्यायी में देखेंगे तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे? मॉडर्न वाले। फनीम का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, मॉर्फीम का मिल जाएगा, रूट वर्ड का मिल जाएगा, जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। Right, his rules have a reputation for perfection, that is they are claimed to describe Sanskrit morphology fully without any redundancy, और ऐसा माना जाता है कि संस्कृत मॉर्फोलॉजी को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करते हैं। 3959 सूत्राज हैं। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कितने सूत्राज हैं। चैप्टर्स कितने हैं अष्टाध्यायी में? 8 चैप्टर्स हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी में कितने चैप्टर्स हैं। Paanini's systematic clarification of the sounds of Sanskrit into consonants and vowels and word classes such as nouns and verbs was the first known instance of its kind। यानी पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी में संस्कृत लिटरेचर में वाउल्स के बारे में बताया, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया, वर्ड क्लासेस के बारे में बताया, नाउन्स के बारे में बताया, वर्ब्स के बारे में बताया, तो इसके पहले दुनिया में कहीं भी ये बातें नहीं की गई थी। He was the first ever scholar, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5वीं सेंचुरी BC के बाद जब इन्होंने ये बातें कही तो उस समय तक किसी भी लैंग्वेज में दुनिया में कहीं भी ये बातें नहीं कही गई थी। तो इट वाज द फर्स्ट नोन इंस्टांस ऑफ इट्स काइंड। अगर ये अमेरिका के होते तो अमेरिका इनको बहुत ज़्यादा एडवांस करके बहुत ज़्यादा ऊपर स्टडी कर रहा होता। ये अलग बात है कि हम लोग थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दे देते हैं। नाउ प्लेटो को क्या हम लिंग्विस्ट मान सकते हैं? प्लेटो को लिंग्विस्ट तो नहीं मान सकते, लेकिन प्लेटो सब कुछ थे और इसलिए उनको हम लिंग्विस्ट भी मान सकते हैं। उनकी अंदर कुछ ना कुछ लिंग्विस्टिक्स के भी क्वालिटीज़ तो थी ही। सो बेसिकली ही वॉज अ फिलोसोफर एंड जैसा कि आप उनका एज देखिए 428 से 348 BC के आसपास, क्लासिकल ग्रीस के। ही वॉज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, स्टूडेंट्स ऑफ सोक्रेटिस, राइटर ऑफ फिलोसॉफिकल डायलॉग्स एंड फाउंडर ऑफ द एकेडमी इन एथेंस, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जो एकेडमी इन्होंने फाउंड की थी वो पहला इंस्टीट्यूशन था वेस्टर्न वर्ल्ड में। Along with this, his mentors Socrates and his students Aristotle, Plato helped to lay the foundations of Western philosophy and science. Now, उस Western philosophy of and science में कुछ points linguistics के भी हैं. However, they were not quite significant. Therefore, we are not discussing them. But you know, he had his own share. The next one is there's a dialogue. You know, प्लेटो की जो बुक्स हैं उनको डायलॉग्स कहा जाता है। प्लेटो के स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है? डायलॉग्स कहा जाता है। और प्लेटो का जो डायलॉग्स हैं उसमें से एक डायलॉग है जिसका नाम है क्रेटिलस। क्या नाम है? क्रेटिलस। क्रेटिलस में प्लेटो ने इन द डायलॉग सोक्रेटिस इज आस्क्ड बाय 2 men। तो प्लेटो अपने डायलॉग में लिखते हैं, प्लेटो बता रहे हैं अपने डायलॉग में कि 2 लोग हैं, 2 men। ये 2 लोग सोक्रेटिस से पूछते हैं। आपको पता है सोक्रेटिस प्लेटो के गुरु थे। तो सोक्रेटिस से पूछते हैं, ठीक है, 2 men। इन दोनों लोगों का नाम क्या था? एक का नाम था क्रेटिलस और एक का नाम था हारमोजेनस। तो हारमोजेनस और क्रेटिलस ये दोनों सोक्रेटिस से पूछते हैं टू टेल देम वेदर नेम्स आर कन्वेंशनल। ये सोक्रेटिस से पूछते हैं कि जो नेम है वो कन्वेंशनल है या नेचुरल है। सेम चीज़ है जो सशोर ने कहा कि लैंग्वेज में जो सिग्निफाइड का रिलेशनशिप है वो नेचुरल नहीं है, वो कन्वेंशनल है। यही बात किसने कही थी? सशोर ने कही थी। और क्रेटिलस जो डायलॉग है प्लेटो का,
जिसमें दो लोग हैं, क्रेटिलस और हार्मोजेंस। ये सोक्रेटिस से, प्लेटो के गुरु से पूछ रहे हैं और उसको रिकॉर्ड करके प्लेटो खुद लिख रहे हैं, राइट। और क्या पूछते हैं कि जो नेम्स हैं वो कन्वेंशनल हैं या नेचुरल हैं। दैट इज़ वेदर लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी साइंस और वेदर वर्ड्स हैव एन इंट्रिंसिक रिलेशंस टू द थिंग्स दे सिग्निफाई। क्या रिलेशनशिप है या नहीं है। Socrates compares the original creation of a word to the work of an artist। और इसके आंसर में जो सोक्रेटिस रिप्लाई करते हैं वो क्या है, वो कहते हैं जब एक नया वर्ड क्रिएट किया जाता है तो ये एकदम वैसा ही होता है जैसे एक आर्टिस्ट एक आर्ट को क्रिएट कर रहा हो, राइट। जैसे एक आर्टिस्ट एक आर्ट को क्रिएट कर रहा हो वैसे ही एक नया वर्ड क्रिएट किया जाता है, ये सोक्रेटिस कहते हैं उसके रिप्लाई में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सोक्रेटिस is replying and he is giving a hint that the relationship between signifier and signified is conventional. That was picked up by Swiss linguist Saussure in the 20th century and he used it. So we will leave it here and we will talk about the next linguist and the remaining part of this class in the next class. Now if you have some questions